ये आकाशवाणी है। अब आप अतहर सईद से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह नई दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि अर्पित की। गुरु तेग बहादुर ने 1675 में महान कार्य के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। श्री मोदी ने ट्विटर पर कहा कि आज सुबह ऐतिहासिक गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में प्रार्थना की, जहां गुरु तेग बहादुर का अंतिम संस्कार किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरु जी का आशीर्वाद ही है कि उनके 400वें प्रकाश पर्व का विशेष अवसर एनडीए सरकार के कार्यकाल में ही होगा। श्री मोदी ने इस अवसर को ऐतिहासिक ढंग से मनाने और गुरु तेग बहादुर के आदर्शों पर चलने की अपील की। बिना किसी योजना और सुरक्षा के गुरुद्वारे जाने की प्रधानमंत्री की पहल से श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हुई। प्रधानमंत्री ने कल शहीदी दिवस पर गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि अर्पित की और न्यायपूर्ण तथा समावेशी समाज के लिए उनके साहसिक दृष्टिकोण का स्मरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियतनाम के प्रधानमंत्री न्युगुएन सुन फुक के साथ कल वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे। बैठक के दौरान दोनों नेता आपसी, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श करेंगे तथा भविष्य में भारत वियतनाम व्यापक नीतिगत भागीदारी को आगे ले जाने के लिए दिशा निर्देश देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नोबेल पुरस्कार समिति गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को सम्मानित करते हुए अवश्य ही गौरवान्वित हुई होगी, क्योंकि उनकी कविताएं और अन्य साहित्य समेत पूरा रचना संसार इस पुरस्कार से बहुत बड़ा है। पश्चिम बंगाल यात्रा के दूसरे दिन श्री शाह ने शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय के उपकुलपति से मुलाकात के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में ये टिप्पणी की। श्री अमित शाह ने कहा कि ये महान कवि देश के दो महान नेताओं महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुरुदेव द्वारा स्थापित इस महान संस्थान की यात्रा कर वो सौभाग्यशाली हुए हैं। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में विश्व भारती विश्वविद्यालय के परिसर में रविंद्र भवन में आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को पुष्पांजलि अर्पित की। श्री शाह उपासना गृह और संगीत भवन भी गए। संगीत भवन में छात्रों ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में रविंद्र संगीत पेश किया। शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय के परिसर में बांग्लादेश भवन का दौरा करते हुए श्री शाह ने कहा कि गुरुदेव रविंद्रनाथ दुनिया में एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने दो देशों भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान की रचना की है। उन्होंने कहा कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर अभी भी प्रासंगिक बने हुए हैं। गुरुदेव टैगोर एक ऐसी शख्सियत थे जो उस जमाने में राष्ट्रवाद की दो धाराएं थी और दो धारा के प्रमुख नेता थे महात्मा गांधी और सुभाष बाबू। दोनों को प्रेरणा एक ही स्थान से मिलती थी। गुरुदेव टैगोर ने विश्व भारती और शांति निकेतन के माध्यम से एक और तो भारतीय साहित्य, भाषा, दर्शन, कला उसका संरक्षण और संवर्धन किया, दूसरी ओर दुनिया भर के कई देशों की भाषा को, साहित्य को, संस्कृति को भारतीय संस्कृति के साथ, भारतीय भाषाओं के साथ सामंजस्य बिठाने का शांति निकेतन को, ये विश्व भारती को सेंटर बनाया। यहाँ ग्रामोत्थान, स्वास्थ्य, सफाई, सहकारिता, कृषि, ये सारे क्षेत्रों को भी अर्थ जगत के साथ जोड़ने का काम श्री निकेतन के माध्यम से गुरुदेव ने किया। और शायद दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी रची हुई रचनाएं दो राष्ट्रों का राष्ट्रगान थी। बाद में श्री शाह ने रतनपल्ली में वासुदेव बाउल के घर पर भोजन किया। उन्होंने शिव मंदिर में दूध से अभिषेक भी किया और चापन पूजा की। उन्होंने बाउल गीत भी सुना। श्री शाह ने डाक बंगला मैदान में हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और रोड शो में हिस्सा लिया। निर्वाचन आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के सिलसिले में अधिकारियों के स्थानांतरण और उनकी तैनाती के बारे में परामर्श जारी किया है। आयोग ने सलाह दी है कि चुनावों से सीधे रूप से जुड़े सरकारी अधिकारियों को उनके गृह जिलों में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। आयोग ने कहा है कि जिन अधिकारियों के खिलाफ निर्वाचन आयोग ने पहले अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की है और जो लंबित है या जिनको दंड मिला है या जिन अधिकारियों को पूर्व में चुनाव से जुड़े किसी कार्य में लापरवाही के लिए आरोपित किया गया है, उन्हें चुनाव से संबंधित कार्यों में नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा अगले 6 महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले किसी भी अधिकारी को चुनाव संबंधित किसी भी कार्य से संबद्ध नहीं होना चाहिए। कोविड महामारी के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव के सफल आयोजन ने अन्य राज्यों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारत के निर्वाचन आयुक्त ने बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी HR श्रीनिवास और प्रधान स्वास्थ्य सचिव प्रत्यय अमृत से पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुदुचेरी के चुनाव अधिकारियों को प्रशिक्षित करने को कहा है। यहाँ अगले वर्ष चुनाव होने हैं।
सुधारों से जुड़ी ऋण लेने की अनुमति से व्यापार को सुगम बनाने संबंधी सुधारों में मदद मिल रही है। अब तक 5 राज्यों ने व्यापार को सुगम बनाने से जुड़े निर्धारित सुधारों को पूरा कर लिया है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना ने खुले बाजारों से ऋण लेने के माध्यम से 16,728 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति दे दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.51% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 29,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ लोगों की कुल संख्या बढ़कर 95,80,000 हो गई है। देश में कुल संक्रमित लोगों की तुलना में अब केवल 3.4% लोगों में संक्रमण मौजूद है। इस समय 3,05,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 26,624 नए रोगी सामने आए, जिसे मिलाकर देश में अब तक कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,31,00,000 हो गई है। जांच, संपर्क और उपचार के प्रभावी कार्यान्वयन से देश में बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ हुए हैं और मृतकों की संख्या में कमी आई है। वर्तमान में देश में मृत्यु दर 1.4% है, जो दुनिया में सबसे कम देशों में है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 11,07,000 जांच की गई। अब तक कुल मिलाकर 16,11,00,000 कोविड जांच की जा चुकी है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 592 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ राज्य में संक्रमण के शिकार कुल लोगों की संख्या 2,81,000 से अधिक हो गई है। राज्य में कल 643 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए। इसके साथ ही तेलंगाना में स्वस्थ होने की दर 97.01% हो गई है। राज्य में अब तक 2,73,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,940 नए मरीजों की पुष्टि होने के साथ ही इनकी संख्या बढ़कर 18 लाख से अधिक हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 3,111 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वालों की संख्या 17 लाख से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार के समग्र प्रयासों के कारण कोविड महामारी से निपटने के मामले में भारत हर क्षेत्र में अन्य देशों से बेहतर है। 1 मिलियन से 1.5 मिलियन के बीच में रोज टेस्ट हो रहे हैं। 16 करोड़ से ज्यादा टेस्ट भारत में हो गए हैं। केसेस पर मिलियन, डेथ्स पर मिलियन, टेस्ट पर मिलियन, कोई भी पैरामीटर आंकड़े से दुनिया से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि भारत बेहतर है। इतनी बड़ी मात्रा में देश ने पीपीई की, N95 मास्क की, वेंटिलेटर्स की, दवाइयां, ये सब चीजें उपलब्ध कराई हैं और आज दुनिया के दूसरे देशों को हम देने की स्थिति में हैं। वैक्सीन भी हम आने वाले महीनों में 30 करोड़ भारत के लोगों को अपने इंडिजिनस वैक्सीन, यानी हम वैक्सीन के प्रोडक्शन के मामले में, वैक्सीन की रिसर्च के मामले में भी आत्मनिर्भरता की ओर प्रधानमंत्री जी के मंत्र के अनुरूप सफलता प्राप्त कर रहे हैं। गुजरात में पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल ने चालू वर्ष के दौरान 10 करोड़ 6 लाख लीटर दूध की ढुलाई कर और सबसे अधिक दूध विशेष रेलगाड़ियां चलाने का रिकॉर्ड बनाया है। सूत्रों के अनुसार कोविड-19 महामारी के दौरान गुजरात के पालनपुर से पलवल में हिंद टर्मिनल के लिए रिकॉर्ड 132 विशेष दूध रेलगाड़ियां चलाई गई थीं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आज सुबह अपनी मंत्रिपरिषद की एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें संसद को भंग करने की सिफारिश की गई। प्रधानमंत्री ओली की अध्यक्षता में इस आपात बैठक में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से संसद की प्रतिनिधि सभा को भंग करने की सिफारिश करने का फैसला किया गया। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एनसीपी के एक वरिष्ठ सदस्य ने संवाददाताओं को इसकी जानकारी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और जमीन से जुड़े विवादों पर काबू पाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन से जुड़े मुद्दों का समाधान करने के लिए ये अपनी तरह का पहला अभियान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अभियान का उद्देश्य जमीन और संपत्ति की वरासत के नाम पर गांव वालों के शोषण को रोकना है। ये विशेष अभियान अगले वर्ष 15 फरवरी तक चलेगा। देश में फिट इंडिया साइक्लोथॉन को पहले सप्ताह में ही लगभग 13 लाख लोगों का जबरदस्त समर्थन मिला है। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने 7 दिसंबर को सोशल मीडिया के माध्यम से इस आयोजन का शुभारंभ किया था। इसमें देश भर से साइकिल चालक भाग ले रहे हैं। कर्नाटक में कोविड-19 वैक्सीन कार्यक्रम के लिए पर्याप्त कोल्ड चेन प्रणाली, भंडारण और परिवहन क्षमता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने यह जानकारी उस मीडिया रिपोर्ट के मद्देनजर दी जिसमें राज्य में कोविड-19 वैक्सीन के भंडारण वितरण पर संदेह व्यक्त किया गया था। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।